नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। इससे पहले अध्याय को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बहुत सारे भैया बहनों को कमेंट भी आए हैं और मुझे लगता है जिन लोगों ने पहला अध्याय पढ़ा होगा उनको पूरा समझ में आ गया होगा। और ये जो दूसरा अध्याय है ये भी उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जिन्होंने इससे पहले अध्याय को पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो इससे पहले अध्याय को आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो इससे पहले अध्याय में हमने 700 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच के कुछ जो राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तन हुए उन पर चर्चा की थी कि कब और क्या परिवर्तन हुए। इस अध्याय में हम देखेंगे कि 7वीं ईस्वी के बाद किन किन राजवंशों का उदय हुआ और इन राजवंशों में कौन कौन से संघर्ष हुए। क्योंकि हर्षवर्धन जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश के अंत के बाद जब वर्धन वंश समाप्त हो गया तो कोई भी शक्तिशाली राजा जो केंद्रीय शक्ति के रूप में उभर सके ऐसा नहीं था। तो जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी जैसे गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चाहमान, ये सभी के सभी अपना वर्चस्व दिखाने लगे। तो इस अध्याय में इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले हम पाठगत प्रश्न देख लेते हैं। पाठगत प्रश्न क्या है? क्या आपके विचार में से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? किस दौर में? 700 ईस्वी के बाद क्षत्रिय होना क्या जरूरी था? तो उसका उत्तर देख लेते हैं। हमारे विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। भारत के कई गैर क्षत्रिय शासक हुए जिनमें कंदम, मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इसके अतिरिक्त कई और भी शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्षत्रिय थे। जो 700 ईस्वी के बाद का दौर था उसमें ज़्यादातर शासक क्षत्रिय ही थे, लेकिन शासक क्षत्रिय ही हो ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो ब्राह्मण होते हुए भी जिन्होंने शासन किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शासन का वह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? जो उस समय प्रशासन होता था, प्रशासन का वह रूप आज की व्यवस्थाओं से किन मायनों में भिन्न था? आज की व्यवस्थाएं क्या हैं और उस समय की व्यवस्थाएं क्या थी? दोनों की क्या तुलना थी? तो जो मध्यकाल है, मध्यकाल में भारत में राजतंत्र कायम था। राजतंत्र में शासक वंशानुगत हुआ करते थे, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होता था। लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। मध्यकाल में जनता किसी भी राजा का न तो चुनाव कर सकती थी और न ही उसको हटा सकती थी। जो मध्यकाल है उसमें राजतंत्र था, वहाँ जनता के हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनको न तो किसी को चुनने का अधिकार था न ही किसी को सत्ता से हटाने का। प्रश्न 3 देखते हैं। मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताएं जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। जो मानचित्र 1 है पहले उसको देख लेते हैं। मानचित्र 1 में क्या है? ये मानचित्र 1 है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये कन्नौज है। अब कन्नौज का ऐतिहासिक महत्व क्या है? जो हर्षवर्धन था उसने अपनी बहन की शादी कन्नौज के शासक के साथ की थी, जिसके मरने के बाद फिर हर्षवर्धन ने ही कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अब हर्षवर्धन के जाने के बाद कन्नौज के लिए
कई शक्तिशाली जो क्षेत्रीय शासक थे उनमें संघर्ष छिड़ गया, जिनमें गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों के तीनों जो है इसको कन्नौज को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ चाहमान है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये चौहानों का क्षेत्र था उस समय, दिल्ली और राजस्थान अजमेर के आसपास। और इधर पाल यहाँ पर हैं, उत्कल है। इस तरह अगर हम नक्शे को देखते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि 700 ईस्वी के पास ऐसे जो ये शासक हैं ये सब लोग शासन करते थे। चलो अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। तो मानचित्र एक को देखें और वे कारण बताएं जिनके चलते वे शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। उत्तर देख लेते हैं। 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक कन्नौज भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित था, इसलिए गुज्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने लंबे समय तक कन्नौज के लिए संघर्ष किया, जिससे इन शासकों का कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। प्रश्न आता है कई बार कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था, तो कौन कौन थे? गुज्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों ने ही कन्नौज को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक लड़ाइयाँ की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4। प्राचीन व मध्यकाल के राजाओं द्वारा कई तरह के दावे किए जाते थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? जो प्राचीन और मध्यकाल के राजा है वो कई तरह के दावे करते थे कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने उसके अपनी प्रशंसा में वह प्रशस्तियाँ भी लिखवाते थे, लेख लिखवाते थे। तो ऐसा क्यों किया, देख लेते हैं इसका उत्तर। कई प्रशस्तियों में शासक कई तरह के दावे करते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति में वर्णन किया कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। इस तरह के दावे शासक अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित करने के लिए करते थे। तो ऐसे दावे जो हैं अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए शासक ऐसे दावे करते थे। उसमें कुछ सच होता था, कुछ बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण भी होता था। प्रश्न 5 देख लेते हैं। मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा। अभी हमने मानचित्र देखा था, चाहमान जो हैं वो चाहमान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चाहमान ही चौहान हैं। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर से अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर देनी पड़ी। चौहानों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहा। अपने साम्राज्य का क्या करना चाहा? विस्तार, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। और उस समय जो भी थे वो सभी यही तो करते थे, सभी साम्राज्यवादी थे, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। प्रश्न 6। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? चलो उसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है? महिलाओं का सभाओं में भाग लेने का प्रमाण इतिहास के किसी साक्ष्य में नहीं मिला है। चोल प्रशासन के कुछ समितियों में ही सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था, बाकी सदस्यों का चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था।
कुछ समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका सही है। अब लॉटरी क्या होती थी, जो चोल साम्राज्य है उसमें जब वो अपनी प्रशासनिक इकाइयाँ गठित करते थे तो जो उसमें सदस्य होते थे उनके नाम कागज़ की छोटी छोटी पर्चियों पर लिखकर डाल देते थे और उसको फिर किसी जो छोटा बालक होता है उससे वो पर्चियाँ उठवाते थे, जिसका नाम उसमें आ जाता था उसको वह प्रशासनिक पद मिल जाता था। तो ये सब परंपरा जो थी ये चोल साम्राज्य में थी। अब ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इसमें हम देख लेते हैं अभ्यास के अंतर जो प्रश्न उत्तर आए हैं वो क्या हैं। मिलान कीजिए। है गुज्जर प्रतिहार। जो गुज्जर प्रतिहार है वो कहाँ पर थे? गुज्जर प्रतिहार जो शासक थे वो गुजरात और राजस्थान में थे। राष्ट्रकूट कहाँ थे? राष्ट्रकूट जो है ये पश्चिमी दक्कन में थे। जो चोल है, चोल बंगाल में थे और पाल तमिलनाडु। इस तरह से हम इनका मिलान कर सकते हैं। इसका उत्तर देखने के लिए अभी इसका पूरा उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर इधर कहीं है, यहाँ देखते हैं। देखो गुज्जर प्रतिहार क्या है? गुज्जर प्रतिहार गुजरात पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पाल बंगाल और बिहार में थे और राष्ट्रकूट महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में थे। चोल जो है वो तमिलनाडु में थे। तो यहाँ से हम देखते हैं वो हमारा उत्तर सही है। अब आगे देखते हैं, ये मिलान करने वाला था। एक बार आप देख लेंगे, एक बार पुनः मैं मिला देता हूँ। क्या था? गुज्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान, राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन, चोल जो है वो चोल तमिलनाडु और पाल बंगाल, ऐसा मिलाना है। ठीक है, इसको अब सही करके मिला लेंगे। एक बार इसको अच्छे से देख ले, यही है। अगला प्रश्न 2। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? ये अभी हमने देखा तीनों पक्ष कौन कौन से थे। गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों ही थे जिसमें कन्नौज को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष हुआ। प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 क्या कहता है? चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? जो चोल साम्राज्य है उसमें किसी भी सभा की समिति का सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्तें थी? उत्तर देख लेते हैं। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक थी। नंबर 1, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। तो पहला क्या था उसका? पहला पॉइंट कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरी क्या कंडीशन थी? दूसरी कंडीशन थी उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरी क्या थी? तीसरी कंडीशन थी उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। और चौथी क्या थी? उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये क्या थी? चोल साम्राज्य में किसी भी सभा की समिति का सदस्य बनने के लिए ये योग्यताएं होनी जरूरी थी। और योग्यता क्या है उसमें? वेदों के ज्ञान के साथ साथ 5वीं योग्यता है ईमानदार होना चाहिए। और 6ठी योग्यता क्या है? उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न, चौहानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले नगर 2 पूछा है लेकिन सभी बता देते हैं। जो चाहमानों के नियंत्रण में है उनमें से कन्नौज, बनारस,
इंद्रप्रस्थ, प्रयाग, ये सभी चौहानों के नियंत्रण के नगर थे, जिसमें वो मुख्य रूप से कहाँ थे, इंद्रप्रस्थ में थे जो उनका वो था, और वहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान के आसपास जो क्षेत्र हैं वो उनके नियंत्रण में थे। अब प्रश्न 5 देख लेते हैं। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? उत्तर, राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। जो राष्ट्रकूट के जो शासक थे वो शुरू में कहाँ थे, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। जो राष्ट्रकूट शासक कौन था? पहले तो चालुक्यों के अधीन थे, लेकिन राष्ट्रकूट शासक कौन था? ये एक दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट शासक था, इसने क्या किया, जो चालुक्य हैं उनके खिलाफ ही झगड़ा शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी और चालुक्यों को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो एक बार प्रश्न भी आता है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था वो? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने ही ऐसा किया था, क्योंकि जो उस समय होता था, उस समय ज़्यादातर ऐसा ही होता था, जो किसी के यहाँ काम करते थे, किसी के सेनापति होते थे, वो वहीं विद्रोह करके वहाँ के राजा को समाप्त करके जो शक्तिहीन राजा होते थे वहाँ पर अपने साम्राज्य स्थापित कर लेते थे। ऐसे कई उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। प्रश्न 6 देख लेते हैं। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? उत्तर देखते हैं। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए निम्न कार्य किए। नंबर 1, राजा लोग नए राजवंशों को अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशलों का इस्तेमाल किया। पहले क्या होता था, जो राजा होते थे वो अपनी सेना अपने पास तो नहीं रखते थे, तो कुछ ऐसे जिनको सामंत या महासामंत बोलते थे उनके साथ वो गठबंधन रखते थे, वो सेना रखते थे, सेना का भरण पोषण करते थे और ज़रूरत पड़ने पर राजा की सहायता करते थे। लेकिन जब ये ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे तब ये अपने आप को ही राजा से स्वतंत्र घोषित कर देते थे, और कई बार ऐसा होता था ये जो राजा होता है उसी को पराजित कर देते हैं और वहाँ पर अपने आप ही राजा बन जाते हैं। प्रश्न 7, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तमिल क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्न प्रकार से हुआ। नंबर 1, प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। अनेक नहरों को निर्मित किया गया। कई तालाबों और हौजों को निर्मित किया गया। अनेकों क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए। कॉमन सी बातें हैं, यही होता है सिंचाई के लिए। प्रश्न 8, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो चोल थे उन्होंने अपने साम्राज्य को मंदिर से ही संचालित किया है। उस समय मंदिरों का इतना महत्व था। चोल मंदिरों के साथ निम्नलिखित गतिविधियां जुड़ी हुई थी। नंबर 1, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे, क्योंकि चोलों ने क्या किया था, भूमि मंदिरों को दान देते थे, जिससे जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा संपन्न और शक्तिशाली हो गए थे। मंदिर के लिए काम करने वालों में पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि प्रमुख थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का केंद्र ही नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे।
सब कुछ मंदिरों से ही संचालित होता था। अब प्रश्न 9 देख लेते हैं। मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि किन प्रांतों में आप रहते हैं, जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाही राजाओं के राज्य थी या नहीं। अब जिस प्रांत में जो रहता है वहाँ पर ये देखना है कि वहाँ पर कहाँ कहाँ कोई पुरानी जो सत्ता के लोग कहते जो रहते हैं उनकी हवेलियाँ हैं, या कोई साक्ष्य ऐसे हैं कि यहाँ पर पहले कोई राजा या शासक रहता था। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। मानचित्र जो देख ही रखा है। मानचित्र 1 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थी, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये दिल्ली के आसपास के इनके दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि आज भी दिल्ली में क्या है, बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो उस समय जो पुराने समय के शासक थे उनकी कहानियाँ कहती हैं। और पुराना नाम दिल्ली का इंद्रप्रस्थ था, क्योंकि इंद्रप्रस्थ महाभारत काल से ही नाम था। इसके अतिरिक्त अन्य राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम इस प्रकार से है। जो इसके और भी नाम हैं वो बहुत सारे नाम हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नाम दिए होंगे। अब इनको हम देखते हैं। एक बार पहले भी हमने देखे हैं, इनको एक बार और देखते हैं। राजशाही, ये राजशाही है और वर्तमान प्रांत का नाम है। जैसे गुज्जर प्रतिहार, जहाँ पर गुज्जर प्रतिहार शासन करते थे वो कौन कौन से प्रांत हैं? गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश। पाल, जहाँ पर पाल शासक रहते थे वो क्या था? बंगाल और बिहार। दो ऐसे स्थान थे जहाँ पर पालों का शासन था, वो बंगाल और बिहार प्रांत में मिलेंगे। उत्कल, जो आज का उड़ीसा है, ये उड़ीसा ही है। उत्कल जो साम्राज्य था उड़ीसा है। पूर्वी चालुक्य, ये आंध्र प्रदेश में थे। पूर्वी चालुक्य कहाँ थे? आंध्र प्रदेश। और राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट कहाँ कहाँ थे? महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक। दो जगह राष्ट्रकूट थे, एक महाराष्ट्र में थे, दूसरे उत्तरी कर्नाटक में थे। चोल कहाँ थे? तमिलनाडु। चोल कहाँ थे? तमिलनाडु। और चेर, चेर केरल में थे। कहाँ थे? चेर केरल में। उसके बाद पांडे, पांडे दक्षिणी तमिलनाडु। पांडे कहाँ थे? दक्षिणी तमिलनाडु। महत्वपूर्ण, इसको देख लेंगे एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ। राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम। गुज्जर प्रतिहार गुजरात, गुज्जर तो गुजरात याद रखना, गुज्जर प्रतिहार, और प्रतिहार से पश्चिमी मध्य प्रदेश। गुज्जर प्रतिहार गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश। पाल, यहाँ ला, पाल बंगाल, ला से ला को कनेक्ट करना, याद करने का तरीका है बस, बाकी कुछ नहीं। पाल कहाँ थे? बंगाल में और बिहार में। उत्कल उड़ीसा, ऊ दोनों सेम है। पूर्वी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य आंध्र प्रदेश। चालुक्य अदक अदन, चालुक्य आंध्र, पूर्वी चालुक्य आंध्र प्रदेश। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र। देखो राष्ट्र राष्ट्र, राष्ट्रकूट कहाँ थे? महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक। चोल तमिलनाडु, चोल तमिल, चोल ल और तमिल, चोल तमिलनाडु में। चेर केरल में और पांडे दक्षिणी तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरह हम याद रखने का थोड़ा अपना आइडिया लगा लेते हैं कि ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। तो में दिखाए गए मंदिरों से आप अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें और जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताएं। समानताएं, इस अध्याय में दिखाए गए मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है। अब द्रविड़ जो शैली है दक्षिण भारत की शैली है, प्राचीन शैली है, लेकिन वर्तमान के अधिकांश मंदिर बेसर शैली स्थापत्य कला द्वारा निर्मित हैं। ये शैलियाँ हैं कि किस शैली में, जैसे स्थापत्य मंदिर का निर्माण, भवन निर्माण की शैलियाँ हैं। बेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली का सम्मिश्रण है। जो बेसर शैली है उसमें
द्रविड़ है और नागर शैली दोनों का सम्मिश्रण है। ये इसकी असमानताएं हैं। समानताएं क्या हैं? इन दोनों मंदिरों में समानता यह है कि इन दोनों मंदिरों के गर्भगृह में ही मूर्ति स्थित होती है। मंदिर कोई सा भी हो, उसमें जो मूर्ति होती है वो कहाँ है? वो गर्भगृह में ही स्थापित होती है। प्रश्न 12 देख लेते हैं। प्रश्न 12 अंतिम क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नगद के रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम सेवाओं के रूप में है? उत्तर, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कर वसूले जाते हैं। अभी जितने भी वर्तमान समय है, इसमें दो तरह के कर हैं। एक तो हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर के रूप में आय कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, मृत्यु कर आदि, ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष के रूप में उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि प्रमुख हैं। वर्तमान समय में सभी कर नगद अथवा चेक के द्वारा जमा किए जाते हैं तथा किसी भी कर का भुगतान वस्तु के रूप में अथवा श्रम सेवा के रूप में नहीं लिया जाता। पहले श्रम सेवा के रूप में भी कर दिया जाता था और वस्तुएं देकर भी कर का भुगतान किया जाता था, जो सामान्यतः अब प्रचलन में नहीं है। कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाता है ऐसा, एक वस्तु के बदले किसी से अगर धन लिया तो उसको वस्तु दे देते हैं, उसके बदले कर चुका देते हैं। लेकिन अब वैसे प्रशासनिक ढांचे में ऐसा नहीं है। तो ठीक